नमस्कार हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एंट्री हमारी हो चुकी है एक नए साल में। आज 4:50 पर ये एकदम नए कैलेंडर के मुताबिक शुरू हो रहा गूंज है, लेकिन इसके तेवर वही रहने वाले हैं, इसकी गूंज वैसी ही रहने वाली है और आपकी मोहब्बत की दरकार भी वैसी ही हम चाहेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज। आज साल का पहला दिन है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को नए साल की खूब सारी मुबारकबाद। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गूंज के पहली एपिसोड में हम आज बात करेंगे 2026 के सियासी चैलेंजेस की, क्योंकि 26 की शुरुआत से पहले ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में संगठन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 2025 के आखिरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राज्यसभा के सांसद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। उन्होंने बीजेपी के संगठन की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, किस प्रकार कोट अनकोट किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ एट बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। और फोटो किसकी है? फोटो में आपको नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके ऊपर आडवाणी और उस वक्त की पहली पंक्ति के तमाम बड़े लीडर्स। इस पोस्ट के बाद बीते साल यानी 2025 के आखिर में कुछ दिन इसी चर्चा में बीत गए कि अब तो कांग्रेस के बड़े नेता भी कांग्रेस के कमजोर संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल 2025 के थे, अब नया साल है, तो क्या 2026 में कांग्रेस संगठन के मोर्चे पर इन सारे के सारे चैलेंजेस को जवाब दे पाएगी? क्या कांग्रेस के नेता सिर्फ नैरेटिव के सहारे चुनावी जंग में उतरने की बजाय संगठन के ऊपर या उसे बढ़ाने पर ध्यान देंगे? और क्यों 2026 असल में 2029 की नींव तैयार करने वाला है, यह भी तो आपको जानना जरूरी है। अगर 2026 में कांग्रेस ने संगठन पर काम किया तो 2029 में वो नरेंद्र मोदी की चुनौती देने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। और इसकी वजह भी आपको मैं बता देती हूं। 26 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, फिर 2027 की बड़ी लड़ाई की बिसात इसी साल बिछ जानी है। 2026 के मार्च अप्रैल में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें सिर्फ असम ऐसा राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। कांग्रेस के पास पूरा 1 साल है सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान वो दे सकती है, क्योंकि 2027 की शुरुआत में ही 5 राज्यों में फिर चुनाव होने हैं, जहां उत्तर प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सत्ता के लिए सीधे संघर्ष में शामिल रहेगी। यानी 2025 का अंत कांग्रेस के लिए जिन सवालों के साथ हुआ, 2026 में सवाल यह कि क्या कांग्रेस उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी? बीजेपी के सामने भी 2026 में 2025 के विजय रथ को और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए चैलेंजेस है, क्योंकि साल जो रहा है वो औपचारिक रूप से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद शुरू हुआ और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नवीन शुरुआत तभी मानी जाएगी जब बीजेपी पूर्व का आखिरी किला हासिल कर पाएगी। भारत के नक्शे में जब आप पूर्वी राज्यों को देखते हैं तो एकमात्र राज्य जो भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं पाई है या जीत नहीं पाई है तो वो है पश्चिम बंगाल। एनडीए को आज तक वहां सत्ता हासिल नहीं हो पाई है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई है। और इस एक बयान से आप समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अजय रथ के सामने एक मजबूत दीवार जो है वो बनकर ममता दीदी खड़ी हुई है। और इसीलिए सियासी चुनौतियों के लिहाज से देश के दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, 2026 में इन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत बड़े चैलेंजेस से पार पाना है। और इसीलिए आज सवाल और सवालों की गूंज जनता से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों के मन में है, और वो ये कि क्या कांग्रेस 2026 में दिग्विजय सिंह की सलाह पर चलेगी या फिर 2026 में कांग्रेस किसी बड़ी टूट की तरफ बढ़ेगी, जिसका इशारा पीएम अपने बिहार विजय भाषण में दे चुके हैं। और क्या 2026 में बीजेपी का पश्चिम बंगाल विजय का सपना साकार हो पाएगा? शुरू करते हैं 2026 की गूंज की ये नए एपिसोड। बहुत बहुत स्वागत है तमाम यहां पर हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं।
स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी का। उनके बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। फिर राजकुमार भाटी जी के बगल में आपको कांग्रेस का पक्ष रखने वाले निखिल जैन नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। उनके बगल में आपको सतीश के सिंह साहब नजर आ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आरएलएम का झंडा अब संभाल चुके अरविंद वाजपेयी जी आपको नजर आ रहे हैं। अब नई पार्टी है, नए चैलेंजर्स हैं, उनके चीफ स्पोक्स पर्सन इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और उनके बगल में हमारे साथ है अनंत विजय जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार भाटी जी मैं आपसे कर रही हूँ। 2026 आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस है? इंडिया गठबंधन माना जाए कि ना माना जाए? इंडिया गठबंधन मजबूत है, अपनी जगह कायम है और अपने काम में लगा हुआ है। सभी देशवासियों को, आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और सभी पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। लीजिए भाई शिवम जी, नववर्ष की शुभकामनाएं लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ घमंड में चूर हो रखे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि नए साल में इस देश में जो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दलित और पिछड़ों के आरक्षण में लगातार चोरी की जा रही है, आजकल ये मुद्दा में ज्वलंत है। हाँ। तो नए साल में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके आरक्षण में चोरी नहीं की जाएगी। जाति और धर्म के नाम पर जो घृणा फैलाई जा रही है वो नहीं फैलाई जाएगी। गरीबों के घरों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे नए साल में। रेपिस्टों की जो सज़ा माफ़ की जा रही है वो नए साल में नहीं होगी। हत्यारों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ऐसा नए साल में नहीं होगा। वोट चोरी नए साल में नहीं होगी, ये हम उम्मीद करेंगे। देश पर जो विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, नए साल में नहीं बढ़ेगा। 2026 में कुछ कम होगा, ये उम्मीद करेंगे। स्विस बैंकों में काला धन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 3 गुना हो चुका है जब से मोदी जी आए हैं। रुपया अब और नहीं लुढ़केगा, ये भी उम्मीद करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। घोटालेबाज देश छोड़ के नहीं जाएंगे, देश के बैंकों का पैसा लूट के। और नोटबंदी, इलेक्ट्रल बॉन्ड और किसान कानून जैसे तानाशाही कानून नए साल में नहीं आएंगे। ये सारी उम्मीदें हम करेंगे और ये देश तरक्की के रास्ते पर चले, देश में मोहब्बत बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, देश मजबूत हो और असली मुद्दों पर राजनीति हो। शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, रेल, हवाई जहाज़, यही मुद्दे पूरे साल गूंजते रहें। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति के मुद्दे न गूंजें, ये उम्मीद करेंगे नए साल में। लेकिन आपने तो सब बीजेपी वाला खाता बता दिया, अपना तो कुछ बताया ही नहीं। मेरा ये बताएंगे नहीं, अरे दोनों नहीं। सारी जिम्मेदारी मुझे थोड़ी नहीं मानी। पर तो कुछ आप में और उनमें यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो लोग अपनी लकीर लंबी करने पर ध्यान देते हैं और आप जो हैं उधर नजर रखते हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके चैलेंजेस क्या हैं? ऐसा तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि रूपका जी की नजर जब हमारी तरफ थोड़ा भ्रकुटी तान के उठती है, इनकी तरफ थोड़ा मोहब्बत के साथ उठती है, बस इतना ही फर्क है। सबसे पहला ताना तो शिवम त्यागी को ही गया साल का कि घमंड में चूर है, पर आपको मेरी भुएं तनी हुई आपकी तरफ ज्यादा दिखी, तो आपके चश्मे की खोट है ना, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए उसमें। पता नहीं, चश्मा दोनों ही साफ करते हैं, आप भी चश्मा साफ करें, हम भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे तो चश्मा ही नहीं है। लेकिन शिवम त्यागी जी, सुना आपने, एक के बाद एक लाइनें गिना दी है कि अब इस बार चेंजेस लेकर आएंगे, और वो तो लिस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राजकुमार भाटी जी ने गिना दी है। वो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी ने खोली थी अपनी पार्टी के लिए। रूबिका जी कब वहां गई और उनकी मोहब्बत कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ परिवर्तित हो गई, मुझे समझ तो खैर नहीं आया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नए साल की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, और आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको हमारे विपक्षियों की तरह ये क्राई बेबी सिंड्रोम इस नए साल में नहीं लगेगा। मुझे पूरे तरीके से विश्वास है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का 2025 रहा, ऐसे ही शानदार आपका 2026 और हमारा भी 2026 रहने वाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में इस देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो, प्यार दिया, सम्मान दिया, वोट दी, सरकारें बनाई, ऐसे ही 2026 में आप बनाते जाएंगे। और हमारे जो विपक्षी हैं जिनको क्राई बेबी सिंड्रोम है वो लगातार लगा रहे हैं। वोट चोरी किए गए हैं, सुना तो आपने? मैंने कहा तो क्राई बेबी सिंड्रोम, उनको रेगुलरली बस एक ही जोन है, वो उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। अच्छा 2014 के बाहर से निकल पाए क्या वो कभी? उनका वही हाल है। तो मुझे लगता है कि 2026 भी उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा बदलाव लाएगा। मुझे नहीं लगता, कैलेंडर वर्ष बदला है,
ना मोदी जी बदले हैं, ना अमित शाह जी बदले हैं, ना भाजपा बदली है, ना एनडीए बदले हैं, शिवम त्यागी भी नहीं बदला, और गलती से राजकुमार भाटी भी नहीं बदले, तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? रिजल्ट भी ऐसा ही रहेगा। अध्यक्ष जी बदल गए हैं अब, ठीक है, तो और ज्यादा ऊर्जा के साथ अब तो युवा जोश और ज्यादा मिल गया, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर मार्गदर्शन के साथ, बेहतर युवा जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आने वाले चुनावों में, मैं मानता हूं, विपक्षियों को धराशायी करेगी। यह साल हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो पुडुचेरी, चलिए हमारी एनडीए की सरकार है, तो मैं मानता हूं कि हां, नई ऊर्जा के साथ हम नए साल में आ रहे हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, जनता के विश्वास के साथ आ रहे हैं, और हां, ये मानते हुए आ रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र था जब हम नहीं थे, है जब हम हैं सरकार में, और जब हम आगे भी रहेंगे तब भी लोकतंत्र रहेगा। हमें आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मेहनत करेंगे और बेहतर करेंगे, रोएंगे नहीं इनकी तरह कभी भी। अच्छा भाई सतीश केसिंग साहब, मैं सबीर दत्त की नज्म पढ़ना चाहता था, मुझे याद नहीं है, तो मैंने सर्च करके निकाली इस बीच में। कोई बात नहीं, वो जल्दी निकल नहीं पाई थी। पढ़िए इरशाद। कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी, अब तो आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी, अब तो भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक हक शख्स यहाँ सोएगा, आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस, है यकी अब ना कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा, ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई, नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वाह वाह, मुझे क्यों सर मैं ना तो ये कह रहा कि इनके लिए लिखा गया, मैं तो नए साल में उम्मीद कर रहा हूँ। सर ये किस वर्ष में लिखा गया था ये बता देंगे जब तो कांग्रेस की सरकार रही थी, आप ये कहना चाह रहे हैं तब लिखा गया था। मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं तो पार्टी में बांट ही नहीं रहा, मैं तो एक अच्छी नज्म है और नए साल के लिए है तो मैंने वो पढ़ दी। मतलब ये नज्म जो है वो हर सरकार पर फिट बैठ सकती है, हर राजनीतिक आदमी बैठ सकती है, बीजेपी ये देश के लिए है, ये पार्टियों के लिए नहीं है। हाँ ये देश के लिए है। हाँ तो देश के लिए, पर और आप शायर और कवि जो होते हैं, आप इतना जिसे कहते हैं ना कि पेसिमिस्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि देश गर्क में चला गया है, डूब गया है? इसको आपको लग रहा है मेरा देश बहुत महान है, बहुत ऊपर जा रहा, बहुत तरक्की कर रहा है। 50 लाख मात्र करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी आए थे, अब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 250 लाख करोड़। मात्र 50 लाख करोड़ कर्जा था देश के ऊपर जब मोदी जी आए थे, आज 250 लाख करोड़ का कर्जा है। बहुत तरक्की हो रही है। रुपया डॉलर की कीमत देखो कहां पहुंच गई। अरविंद वाजपेयी जी, अभी देश को वाकई बहुत बहुत आगे पहुंचना था, लेकिन अब तक जो 11 साल में पहुंचा है वो उन्होंने बता दिया कि कर्जा बढ़े चला जा रहा है, स्विस बैंक में खाते खुलते चले जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हम वहीं बैठे हैं जहां शुरू किए थे। रुबिका जी, पहले आपको, दर्शकों को और पूरे देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी सर, आपको भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, सोच का नजरिया है, निराशावादी होगे या आशावादी होगे, एक तो ये बात है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी अगर विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका ये धर्म है कि वो क्रिटिसाइज करे, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार की अचीवमेंट्स हैं या सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी उजागर करे। अभी भाटी साहब ने 10 मिनट बोला, लेकिन कहीं आपको दिखा कोई पॉजिटिव चीज़ दिखी? अब देखिए, हम क्या कहते हैं कि देश के सामने और सरकार के सामने जो चुनौतियाँ हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि विश्व शांति होनी चाहिए, पर्यावरण की समस्या को सॉल्व होना चाहिए, सामाजिक समरसता ज़्यादा बढ़नी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ये हम टारगेट कर रहे हैं और इसको अचीव करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का टारगेट क्या है कि 2047 में विश्व गुरु हमको बनना है। उसके साथ और क्या टारगेट है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मतलब ये सोच का तरीका है। शुरुआती रिमार्क आपके भी निखिल जी लेना चाहती हूँ, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगी। दिग्विजय सिंह ने तो जाते जाते बम फोड़ दिया आप लोगों के सर पे। रुबिका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सबको नए साल की शुभकामनाएं, मुबारक। दूसरी बात, दिग्विजय जी का जो आप कह रही हैं उन्होंने बम फोड़ दिया, मैं तो उसे बहुत एक सकारात्मक रूप में देखता हूँ। हमारे पूर्वज कहते थे, आज भी लोग कहते थे दिवाली का बम फोड़ दिया। अरे आप दिवाली का बम बनाइए, उसे क्रिसमस का फायरवर्क्स बनाइए। द पॉइंट इज, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से कुछ एक सीख लेने की बात करी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आरएसएस का संगठन बहुत अच्छा है, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के संगठन में कमियां हैं, दिक्कतें हैं, इसीलिए कांग्रेस को ठीक करने की जरूरत है, जो कांग्रेस कर रहा है। अब नया वर्ष आ रहा है, आप देखिए कि उससे पहले ही नए वर्ष की तैयारी में कांग्रेस ने एक संगठन सृजन अभियान चलाया, अपने कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट चीफ्स बदले। और सबसे मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें एक पार्टी है जिसपे हमेशा वंशवाद का आरोप लगता रहा, और एक पार्टी है जो बोलती है हम तो केवल कार्यकर्ता के हैं और यहाँ कोई वंशवाद नहीं है।
लेकिन जिसपे वंशवाद का आरोप था उसके जो अध्यक्ष हैं वो तो इलेक्टेड हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। और कौन है वो? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के। और दूसरी पार्टी जो कहती है हम में कोई वंशवाद नहीं है, वो एक व्यक्ति को बिना किसी चुनाव के नियुक्त कर देती है, जिनका नाम रूबिका आप भी शायद ही जानती होंगी, और अगर जानती भी थी तो आपको लगा होगा बिहार के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा, कहीं से नितिन नवीन आए। का कमाल है ना, यही तो मैजिक है, ये मोदी तो मैजिक पार्टी है। का कमाल है। यही तो मोदी नहीं, आपके सोचने से आप चाहते हैं कांग्रेस चलती रहे, लेकिन बीजेपी में एक ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं जिनके पिताजी मल्टीपल बारी विधायक रहे, बिहार में सबसे बड़े नेता थे बीजेपी के, वो व्यक्ति जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है राष्ट्रीय स्तर का, वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले कांग्रेस में जब राहुल गांधी आ रहे थे तो कहते या तो ये कहिए कि उनके पापा इतने एक्सपीरियंस थे कि उनको बना दिया गया और वंशवाद आगे बढ़ाया गया, या फिर ये कहिए कि आप तो उस आदमी को जानती ही नहीं थी और अचानक उसे कुर्सी पर बिठा दिया। बिहार में बहुत दोनों में से एक चीज होगी ना। उससे वंशवाद तो नहीं चला जाएगा। तो मतलब ऐसे तो इस डेफिनेशन से तो वंशवाद खाली गांधी परिवार का हो सकता है, क्योंकि उसी परिवार के प्रधानमंत्री पहले रहे हैं। भाजपा तो सत्ता में ही अभी आई है। पर उन बातों पे ना जाते हुए मैं चाहता हूं कि देश नए मुद्दों पे बात करे। बहुत अच्छी बात बोली शिवम ने कि क्राई बेबी सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है बल्कि मुझे तो लगता है साल के पहले दिन सरकार को अनाउंस करना चाहिए, संसद का एक सत्र रखेंगे कि क्राई बेबी नहीं होंगे। नहीं, जितना भी मोदी जी को क्राई बेबी होना हो ना, नेहरू जी को लेके, नेहरू जी की ये गलती, नेहरू जी की वो गलती, 62 में ये, 57 में ये, 47 में ये, 25 में ये, 1875 में ये, 1707 में ये, जिसको भी लेके जो भी क्राई बेबी सिंड्रोम करना हो कर लें और फिर मुद्दों की बात करें। रूबिका जी, आज मैं देख रहा हूं आपने अपनी ऑडियंस में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। मैं चाहूंगा सरकार, विपक्ष, देश के जितने भी राजनेता हैं महिलाओं को प्राथमिकता दे, महिलाओं की बातें करें। 33% रिजर्वेशन कौन लेकर आया है? रिजर्वेशन इंप्लीमेंट तो नहीं हुई। आपने तो स्पेशल सत्र करा सवा साल पहले। आपको याद है ना रूबिका जी, सवा साल पहले हम सब संसद के बाहर चर्चा कर रहे थे। गलत बात है। आप इंप्लीमेंट हुई, मुद्दा आगे लाते हैं और फिर उसी मुद्दे पर आप बैकफुट पर भी आते हैं। बैकफुट तो बिल्कुल नहीं है। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को आप आरक्षण दीजिए, महिलाओं को आप बढ़ावा दीजिए, महिलाओं के बलात्कारियों को बेल पे मत छोड़िए। हाँ, लेकिन आप संगठन पर काम करेंगे कि नहीं? कर ही रहे हैं, करेंगे, करना चाहिए। आरएसएस जैसा संगठन आप बनाएंगे? आरएसएस जैसी जो सोच है कट्टरवादी वो नहीं, लेकिन अगर आरएसएस के जो फुट सोल्जर्स हैं जो हर कहते तो यही है कि हर ड्राइंग रूम में सभा कर सकते हैं, शाहरुख खान है, लेकिन शाहरुख खान जैसी फिल्में नहीं करेंगे। सतीश केसरी कह लीजिए। नहीं, देखिए आरएसएस धुरंधर है। अच्छा, शाहरुख खान कहाँ आ गया? और आप देखिए उससे बड़ा धुरंधर भाजपा के निवृत्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले, जिन्होंने आजादी की घोषणा 2024 में कर दी थी। हाँ। तो एक शब्द सुनती है ना, रिमोट कंट्रोल। हाँ। अब रिमोट किसका है, कंट्रोल किसका है, पता नहीं चल रहा है। कंट्रोल आरएसएस का हट ही नहीं रहा है। मैं जो चिंतित हूं और वाकई चिंतित हूं कि देश में जो सिर्फ नीति जो चल रही है वो राज की नीति चल रही है, राजनीति नहीं हो रही है। राज की नीति चल रही है, एन केन प्रकारेन, जैसे भी छपास भड़ास जैसे भी चलाओ। जो समावेशी समाजवादी एक जो पॉलिटिक्स होती है वो नहीं हो रही है, ये खत्म हो रहा है। चुनाव जीत है, सब लोगों के बात में इस साल जीत जाएंगे, चुनाव जीत जाए। तो अब मेरा ये कहना है, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ऐसी राजनीति नहीं चल रही, तो 2014 से नहीं चल रही होगी? 2014 से पहले 5 साल का ऐसा कोई, एक सेकंड सतीश जी, आपको याद पड़ता है जब समावेशी समाज को साथ ले चलने वाली कोई सरकार ऐसी आई थी जिससे इन सबको सीख लेनी चाहिए? देखिए इनको ही नहीं सबको सीख लेनी चाहिए। हाँ, सबको। कौन सी? जैसे अब देखिए, जैसे महात्मा गांधी नरेगा एक स्कीम था, इसमें समावेश का एक अंश था। आपको विकसित भारत चाहिए तो महात्मा गांधी विकसित योजना बना देते, नाम हटा दिया। ये समावेश, मतलब नाम से वो समावेशी हो जाती है। तो नाम, अरे नाम, जी राम जी से उसमें कोई समावेश नहीं राम जी तो उसमें है ही नहीं। पहले तो आप जान लीजिए, इतना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है, उसमें राम शब्द है नहीं। अच्छा, हम यूं ही बोले चले जा रहे हैं। बोले, अरे आजकल बोले तो आपको छपास भड़ास की राजनीति है। मैं एक बात कह रहा हूं, जब आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, आप लोग विफल आदमी हैं, क्योंकि आप लोग सुनिए, ये है हमें सशक्त विपक्ष चाहिए और ये एकदम दुर्बल विपक्ष है। सुनिए एक मिनट, इनके घर पे रेड नहीं होगी, ये याद रखिएगा। मेरे घर पे रेड करा लो ना भाई, है ना? नहीं, 1975 कांग्रेस वाले इसी रेट से तो परेशान है। मैं कह रहा हूं अगर रेट नहीं होगी, डायरेक्ट इमरजेंसी लगेगी क्या? सुनिए
कांग्रेस पार्टी के संगठन का जो विघटन हुआ, संगठन के विघटन हुआ, इनके नेता जिम्मेवार है। ये सर्दी में सब घर में होंगे, कोई काम नहीं करने वाला, कोई समाज में नहीं जाने वाला, कोई पॉलिटिसाइज नहीं करने वाला है। कि देसी घर में जी कहाँ होंगे, कौन से घर में होंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। जितने आजकल सुना है कि सब बड़े बड़े देश के एंकर सब जा रहे हैं छुट्टी पर, हो सकता है कांग्रेसी भी छुट्टी पर चले गए। तो ये ठंडा का समय है ना। मैं कह रहा हूं कि मुझे सशक्त विपक्ष चाहिए। हाँ। जो दे सकता है सही है। मैं दिग्विजय सिंह का बहुत तारीफ करता हूं कि उन्होंने जम के ये बात खुलेआम आपके मुंह पे पटका है। अभी यही सतीश के सिंह की जगह अनंत विजय जी ने कह दिया होता ना, तो ये सारा सम्मान आपका धरा का धरा रह जाता। मैं तो कह रहा हूं, आप फौरन उनको शिवम त्यागी की पार्टी से जोड़ देते। मैं उनकी बात से भी ओके आनंद जी चलिए शुरू कीजिए, देखूं मैं। सबसे पहले रूबिका जी, आपको और आपके दर्शकों को और विशेषकर सतीश जी को आंग्ल नव वर्ष की बहुत बधाई। और ये जो नव वर्ष है उसमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव राजनीति देखने की मुझे अभिलाषा है और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि जन कल्याणकारी राजनीति जो इतने वर्षों से चल रही है भारत में वो जारी रहे। और मेरी अपेक्षा ये है कि सरकार कर्जा लेने से नहीं घबराए। जो कर्जा लेने का और सरकार पर कर्ज का एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता है, आज आपको पता है अमेरिका पर $38 ट्रिलियन का कर्जा है, $38 ट्रिलियन का, वो नहीं दिखाई देगा। अगर आप विकास करेंगे तो विकास के लिए कर्ज लेना आवश्यक है। लेकिन यहाँ जो चर्चा हुई उसमें एक बात मुझे बड़ी, कांग्रेस की राजनीति स्पष्ट कर दी जैन साहब ने। आपने दिवाली के बम फोड़ने की बात की, उन्होंने क्रिसमस के बम फोड़ने की बात की। उन्होंने कहा क्रिसमस का, हाँ तो वो एक मिनट सर मानिए, क्रिसमस के फायरवर्क्स मानिए, यही तो कांग्रेस की, आपने ऐसे यही तो कांग्रेस की समावेशी राजनीति है कि क्रिसमस भी ऐसे ही बनता है जैसे दिवाली बनती है, जैसे ईद बनती है। पर अनंत विजय जी को खाली एक समुदाय विशेष नजर आया। अब मैं बस एक अपेक्षा और कांग्रेस और उनके समर्थकों और उनके इकोसिस्टम के पत्रकारों से रहेगी कि कम से कम दूसरे पक्ष को बोलने दें, धैर्यपूर्वक सुने, चाहे उनकी आलोचना हो चाहे उनकी प्रशंसा हो। जिस धैर्यपूर्वक वो दूसरों को सुनते हैं। बात अभी हो रही थी, बड़ी अच्छी चर्निंग हो रही है भारत की राजनीति में। सिर्फ दिग्विजय सिंह को ही आप लोग नाम न लें, मुझे तो 2026 में कांग्रेस पार्टी किसी विभाजन की ओर बढ़ती दिख रही है। क्या? जी, विभाजन की ओर, कांग्रेस पार्टी में विभाजन की ओर बढ़ता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिग्विजय जी के साथ शशि थरूर भी कल आ गए और शशि थरूर के अलावा सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने कोई गलत बात नहीं कही है। विभाजन में इस अर्थ में कह रहा हूं रूबिका जी कि राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस समर्थक अवश्य ये कह लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, समाज के तथाकथित निचली जाति से आते हैं, लेकिन खड़गे साहब तो खुद ही कहते हैं मैं आला कमान से पूछ के बताऊंगा भाई। हाई कमांड तो हाई कमांड और आला कमान की राजनीति से शायद कांग्रेस मुक्ति के रास्ते की ओर बढ़ेगी 2026 में, जिसका श्री गणेश दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने कर दिया है। नहीं तो ऐसे तो पहले भी पूरी फहरिस्त रही है ना, वो सब पार्टी अलग, गुलाम नबी आजाद हो गए, बाकी दूसरी G20 की बात आप करें, G20 वो चले गए ना, तो वो चले गए, या तो ये अलग हो जाएंगे। कांग्रेस की तो ये रही है ना, आज से नहीं, नेहरू जी के समय से ही रहा है, बल्कि गांधी जी के समय से रहा है कि जिसने भी विरोध किया वो दरकिनार हो गया। जो भी कांग्रेस में तथाकथित हाई कमान का विरोध करता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण अभी ताजा हमारे युवा साथियों को याद होगा, वो ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, सब पार्टियों में होता है। मैं इस बात, क्योंकि मतलब चाहे वो उमा जी रही हो, चाहे वो, क्योंकि एक मिनट जैन साहब आपसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, क्यों पहले दिन क्यों ऐसा कर रहे हो, पहले दिन क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, आज तो मत करो, पहले दिन अगर आपको ये थरूर जी ने कही, अरे जब मैं आपका टर्न आएगा तो बोल लेना प्रभु। उनको कांग्रेस पार्टी कह रहे दरकिनार हो गए थरूर जी, मुझे लगा नई पार्टी बना ली है, मुझे पता नहीं होगा शायद से बनाने वाले। अरे भैया आप कहां से खेल रहे हैं? कांग्रेस, रूबिका जी, कांग्रेस की यही दिक्कत है, शशि थरूर अलग पार्टी बनाएंगे तब हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी जीत गई, इनको शंका ही नहीं हो रहा, मतलब इनको संदेश ही नहीं मिल पा रहा है। अब इनको संदेश ही नहीं मिल पा रहा है। क्या शिवम त्यागी जी, क्या कुछ अंदर खाने खेल चल रहा है? अभी तो वही जाने, लेकिन उसके चलता रहता है। राजनीति खेल का ही नाम है। अब ये चले गए दूसरी पार्टी में और जिस पार्टी में गए उसके 3 विधायक बीजेपी की ओर चल पड़े, तो ये भी तो खेल ही है।
ये सब नहीं, के सिर्फ बीजेपी इतना ही के लिए ही कहा, काम सिर्फ कर रहे इतना ही हैं। कहा। आपने तो सिर्फ तिरुवनंतपुरम का मेयर देखा, मैंने तो 2024 में त्रिशूर की लोकसभा सीट भी देखी, हमने वो भी जीता। हमने वो भी देखा कि तमिलनाडु में 12.9% वोट हम लेकर आए। हमने ये भी देखा कि हम बंगाल में भी धीरे 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 करके 37% पर पहुंच गए हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो धीरे 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 बंगाल से भी गायब हो गए हैं। यहां सारे अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में से भी गायब होते जा रहे हैं। बचे कहां हैं? अब आने वाले समय में आपको कांग्रेस को समय छोड़िए, कुर्सी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस वो धीरे धीरे जिस तरीके से चुनाव होते जा रहे हैं उस हिसाब से अपने आप ही बाहर जा रहे हैं। मैं फिर से घूम के हमारे जो है भाटी जी पर ही आता हूं। इन्होंने कहा कि इतनी निराशा है और इतनी सब चीजें हैं। इनके लिए एक शायरी है कि दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, मैं मानता हूं आप काफी हार गए है ना, और काफी नाकामियां आपके हाथ लगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देश कैसा चल रहा है इसका दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि आजादी के बाद से 2014 तक इस देश की जो जीडीपी साइज था वो 1.6 ट्रिलियन था, मात्र 11 साल में बढ़कर वो 3.6 ट्रिलियन हो गया। ये भी इस देश की अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि नए साल में शिवम त्यागी ने संकल्प लिया है कि झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्होंने एक सच्ची बात कह दी कि नाकाम ही तो है। और हम भी तो ये कह रहे हैं कि नाकाम है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि नाकाम है। मैंने ये आपके लिए शायद इन्होंने स्वीकार कर लिया कि नाकाम ही तो है मोदी सरकार। ये तो वैसी स्थिति हो गई कि अपने नहीं, ये तो वैसी स्थिति हो गई कि अपने प्रेमी को शायरी गिफ्ट करो, वो उसको भी नहीं समझ पा रहा कि मैं उसको दे रहा हूं। ये आपके लिए थी भाई। अब बोलिए। अनंत विजय जी ने तो ये घोषणा कर दी कि कर्जा लेना देश हित में है। अभी अगर इन समय दोगे तो ये भी बता देंगे प्रदूषण भी देश हित में है, जो दिल्ली में हो रहा है, जो हवा में गैस घुलती जा रही है देश हित में है। हाँ। और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया लुढ़क रहा है, कीमतें, डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, सब देश हित में है। हाँ। जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बेरोजगारी दर कितनी है बताइए जरा देश को। बेरोजगार बहुत दर बताइए, रोज मिलते दर बताइए, बेरोजगार दर बताइए। ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है ना, ये चलता ही नहीं। बेरोजगारी दर 4.2% है इस देश की, महंगाई दर 3.5% है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्फ्लेशन की अगर खासतौर पे बात करें 0.26% है। ये कुछ भी नहीं बोल देना होता है भाटी जी। जवाब मैं जनता के मैंडेट को नकार कर जब आप ये झूठी बात कहते बेरोजगार बहुत है, क्यों? ये आपकी तरफ से डेटा आता है क्या? कोई एनएसएसओ जो डेटा आता है उसी के हिसाब से देता है? जवाब मैं देता हूं। जी दीजिए। जो जितना बड़ा 30 सेकंड सर, फिर जनता के पास। जो जितना बड़ा बेईमान होता है अपने कागजों को उतना ही फिट रखता है संभाल के। यानी कि समाजवादी वाले बीच में लगातार बोले जा रहे हो। देखो ये तरीका कागजों में कुछ भी हो, आज तो नया साल, कागजों में कुछ भी हो, मैं चुनौती देता हूं। मैं देश के पत्रकारों को भी और नेताओं को भी, हर शहर में लेबर चौक हैं, सुबह 6 बजे लेकर किसी भी शहर के लेबर चौक पर चले जाइए, हजारों की संख्या में मजदूर वहां खड़े होते हैं। उनके चेहरे पे जो निराशा होती है, थके हुए बेचारे, उन्हें काम नहीं मिलता। पार्टी वाला नहीं होती। नोएडा के लेबर चौक के पास सबसे ज्यादा मैं ही रहता हूं। मुझे तो लगता है पिछले 15 साल से हमेशा ऐसे ही वहां पर लोग आते हैं, ऐसे ही वहां पर काम करते हैं। जुमलों का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना भाई। और एक और चीज कहना, थोड़ा सा और एक और चीज कहना चाहता हूं। बोलने लेकिन क्या है? अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। अब हम देश बदला है। मैं बताता हूं क्या बदला है। लेबर चौक पे बताता हूं क्या बदला है। 4.5 लाख, अब बीच में लगातार बोल रहे हैं, दर्द नहीं है इनको, अपने समय में रोना शुरू कर। मैं बताता हूं क्या बदला है। 450 स्टार्टअप हुआ करते थे इस देश में जब हम आए, आज 1.5 लाख से ज्यादा है, ये बदला है। आज यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, हर साल में जो है 12 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज बदली है, ये बदला है। आज इस देश की पर कैपिटा इनकम बदली है, आज इस देश की स्थितियां बदली, आज इस देश का रोड बदला है, सब कुछ बदला है। तभी देश बदल रहा है, तभी सरकारें बदल नहीं रही है, वरना तो आप ही होते हैं। 15 सेकंड उसके झूठ, उनके झूठ के लिए सिर्फ उस पर। ओके निखिल जी, बार बार ये कर्ज पर जो चर्चा हो रही है भाई, कर्ज को लेकर हमेशा जितने भी इकोनॉमिस्ट है वो ये बात कहते रहे हैं कि जितना भी कर्जा देश के ऊपर बढ़ता है, ये उसके आगे बढ़ने का एक जिसे कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड है। आप जापान को देख लीजिए, उसकी जीडीपी का अराउंड 237% उसने कर्जा ले रखा है। यूएस ने अराउंड 124% कर्जा ले रखा है, और भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का एक बोलने के लिए मौका तो दीजिए भाई। एक सेकंड उनकी सबसे भारत पहले इज अराउंड 80% सर। पहले उनकी बात करेक्ट कर सकता हूं। पहले भारत इज 80% वेरी वेल ऑफ द जीडीपी। ठीक है, अब देखिए कर्जा लेके अगर उद्योग लगे
रोजगार बने, सड़कें बने, हाईवे बने, ट्रेन बने, बहुत अच्छी बात है। कर्जा लेके मोदी जी की होर्डिंग लगे ना, वो अच्छी बात नहीं है। उससे ना देश कोई यकीन नहीं करेगा सर नहीं, इस बात मैं रूबिका जी, आई एम मेकिंग अ फेयर पॉइंट। वंदे भारत सर, नहीं, वंदे भारत बहुत What अच्छी is बात। road and आप rail 100 रुपए का connectivity? कर्जा लेके 30 रुपए रेल में What is लगाइए, digital 70 रुपए India? प्रचार में लगाइए। अच्छा रूबिका जी, कैन आई फर्स्ट रिस्पॉन्ड? हाँ प्लीज। इनकी सरकार ने विज्ञापनों पे कितने हजारों करोड़ खर्च करे हैं और कितनी स्कीम्स में मेजॉरिटी बजट, और आपने खुद रिपोर्ट करा होगा इस पे, कितनी सारी स्कीम्स में 70% 80% बजट गोज टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट, और उसको बोल दिया जाता है तो अवेयरनेस के लिए है। जिस अवेयरनेस में बेटी बचाओ के होर्डिंग में बेटी से पहले ज्यादा बड़े मोदी जी होते हैं। ओके, बात यह है, हमें तो नहीं पता चलता कि शिवम त्यागी और त्यागी के लोग कैसे परसेंटेज निकालते हैं। ये परसेंटेज निकालोगे ना तो पता चला कि कुछ ही परसेंट सही है। इनको मैं वक्तव्य से बताता हूं कि इस देश में क्या हो रहा है। आदरणीय मोहन भागवत जी सरसंघचालक मुरली मनोहर जोशी ने हाल में 2 ऐसा बयान दिया है जो इनकी हड्डियां हिला सकती है। कहा कि ये देश में गैर बराबरी इतना ज्यादा बढ़ रहा है जो कि नहीं चल सकता। हाँ ठीक है, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है। गिनाते रहे आंकड़े यहां से लेकर के न्यूयॉर्क तक, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। इन्हीं के लोग कहते हैं कि इतना हालत खराब हो रहा है। आज की खली कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसको पूरी दुनिया मानती है, पिकेटी रिपोर्ट को। उसमें कहा गया कि 1980 के दशक से भारत में गैर बराबरी 2025 में भारत दुनिया में बॉटम के 50 में चला गया है। कौन सा ऐसा विकास है? हमें नहीं चाहिए। अरे आपको नहीं चाहिए क्या होता है? लेकिन जी अब एक सेकंड, आप आनंद लोग जी, कांग्रेस की दिक्कत ये है ना कि अब क्राई बेबी तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेबी अब उनके अध्यक्ष जो थे वो रहे नहीं, क्योंकि बीजेपी दूसरी बेबी ले आई है। बीजेपी अब 45 साल का ले आया। एक तो अब युवा जो राहुल गांधी के पास था वो टैग भी इन लोगों ने ले लिया उनसे। ये बड़ी बीजेपी वालों की बड़ी गलत बात है वैसे, कि कम से कम युवा 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 राहुल गांधी और अखिलेश जी के लिए कहा जाता था, वो भी खत्म करके 45 साल के नितिन को बना दिया इन्होंने अध्यक्ष। तो वो बोल रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा। रिमोट कंट्रोल तो खड़गे जी रोज बोल रहे हैं कि मेरा रिमोट कंट्रोल किसके पास है, रूबिका जी। बीजेपी तो बोल भी नहीं रही है अभी तो। ये तो सतीश जी की काल्पनिक दिमाग की उपज है। जैसे लेकिन वो ये बोल रहे हैं असमानता इस देश में बढ़ती बस चली जैसे जाए। मैं सोच ही रहा था कि सतीश जी पिकेटी रिपोर्ट पे क्यों नहीं आ रहे अभी तक। पिकेटी रिपोर्ट के साथ सतीश जी को आईएमएफ की रिपोर्ट भी देखनी चाहिए जिसमें नंबर 1। अरे आईएमएफ का रिपोर्ट बीजेपी देखती नहीं थी 2014 तक। हो गया, बोलिए। बस इतना ही काफी है आपके लिए। बोलूं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बिकी हुई थी यूपीए के काल बड़ा में। अच्छा लग रहा है कि सतीश जी ने आज माननीय सरसंघचालक जी के लिए आदरणीय शब्द यूज किया। मैं करता कितना हूं। मतलब बदलाव जब दिग्विजय सिंह करते थे हम क्यों नहीं कर सकते? आज फिर क्यों दिग्विजय सिंह आपके लीडर हैं क्या? मेरे लीडर नहीं कर सकते हैं तो अरे हम क्यों नहीं कर देश सकते के हैं? बड़े नेता रहे हैं हम, क्या तमाम बात बड़े है सर? नेताओं का आप आदर बता करते रहे हैं। हैं। आप सतीश सबको जी, बोलेंगे। सतीश दिग्विजय जी सिंह आपको को काहे बोलने नहीं follow दूंगा करेंगे बीच आप? में मैं। आज मोहन। सतीश जी मोहन भागवत जी और क्या ना मुरली मनोहर जोशी जी को नामों नहीं कोट आ कर रहे। रहे हैं। अच्छा लग रहा है रूबिका जी, देश यही बदल रहा है। ये तब से हुआ है जब से ये खबरें आने लगी कि मोहन जी और मोदी जी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद से अचानक तब से हुआ जब सतीश जी JP के लिए नड्डा ने आदरणीय बोला। हो गए मनोहर जी। ये इतना तो है ना सर? नड्डा जी ने बोला उसके बाद से ना। बस देखिए, देखिए ये सब डिपेंड करता है। ये सब जो इन सतीश जी जैसे पत्रकार हैं उनके दिमाग की उपज है। 2014 में हमारा फॉरेन रिजर्व कितना था? 300 बिलियन डॉलर। अभी हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है? 692 बिलियन डॉलर। ये नहीं दिखेगा इन लोगों को, डबल सिर्फ हुआ। दिखेगा कि रुपया बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है। अरे रुपया क्यों आप लोग को गिर दिखता रहा था है? इसलिए अरे दिखता फिर है। चुप रहिए भाई। आप बोलते हैं, मैं बोलता नहीं हूं। बीच में खोचर करने की लेकिन जवाब आनंद मिले, जी, बोल लेकिन दो। आनंद 2000 जी, लेकिन आनंद जी बस एक मैं 1 मिनट बोल लेता क्या हूं। वाकई डॉलर के आगे रुपये का लुढ़कना एक समस्या नहीं है? नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हमारे इकोनॉमी का साइज 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर था, आज वो 4.8 ट्रिलियन डॉलर है, तो वो समस्या है ही नहीं रूबिका जी। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले यहाँ पे रूबिका कितने कहने लोग के 15 सेकंड्स फिगर्स गलत बोल आपके रहे हैं वो लोग। 15 सेकंड से Economy बड़े की लंबे बात हो करते जाते सारे हैं। फिगर्स गलत हैं। अच्छा एक सेकंड, आप जनता को सुन लीजिए। सर नमस्ते सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने आप कौन? जो एसपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी, राजकुमार भाटी जी। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला था अभी कि बीजेपी सरकार जातिवाद करती है और जातिवाद बढ़ता भी जा रहा है ना।
आप जातिवाद बढ़ने की बात करते हैं, जो MY फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये सवाल ही गलत है। पहले मैं आप जवाब सर सवाल कभी गलत नहीं होता। भाटी जी वो ये कह रहे हैं कि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना था तो MH फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते। अरे मैं वही बोल रहा मुस्लिम हूँ और हिंदू जी। फॉर्मूला, मैं वही एम बोल और यादव, मुस्लिम और यादव में आपने वहां तो बांटा, यहाँ इंटैक्ट रखा। मेरा जवाब तो सुनो। मुझे लगा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है सर। इसलिए सवाल ही गलत। अरे तेरा भला हो, अभिभूत हो गए, ताली बजाने लगे। सवाल कहाँ अभी तो बढ़िया। बजाए, आप बजाओ ताली जवाब तो भैया। सुन लो भाई, आप बजेगी ताली तो। जवाब तो सुनोगे। अच्छा जवाब सर 30 सेकंड में। भाटी ये जी। सवाल नहीं है, ये आरोप है। हाँ ठीक है। MY की बात समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं की, ना कभी करती है। हाँ। ये बीजेपी का आरोप है कि MY की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं इस समय। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए, 62 कैंडिडेट लड़ाए, उनमें केवल 5 यादव थे, केवल 4 मुसलमान थे। 11 कुर्मियों को टिकट दिए, 10 पासियों को टिकट दिए, 2 जनरल सीटों पे SC लड़ाए। ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी के सांसद है, राजपूत भी समाजवादी पार्टी का है, हर त्यागी भी समाजवादी पार्टी के सांसद है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। ओके ऑलराइट। मेरा सवाल भाटी जी से है। उन्होंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि इंडी ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमने कई अभी कुछ दिनों में देखा, जैसे राहुल गांधी का जो क्लेम था वोट चोरी का, उससे कई सारी इंडी ब्लॉक में ही जो पार्टी है वो सहमत नहीं। खुद कांग्रेस में ही कुछ मिनिस्टर सहमत नहीं है। हाँ उमर अब्दुल्ला और उन सब ने भी ये बोला है। हाँ। मैम मेरा बस ये कहना है कि एक शो हुआ था, इवेंट हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 साल जैसे ही पूरे होंगे हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत डेवलप्ड हो जाएगा। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जो उन पे ब्लेम लगा रहे हैं कि वो कर्जा लेते हैं, तो जो कर्जा लेता है वही तो आगे बढ़ता है। कर्जा लेने वाला आगे बढ़ता है, वही बात जो नहीं, है। अभी ओके। कर्जा लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट चलिए। मेरा सवाल विपक्षी दलों से है कि जब हम नए साल की ओर बढ़ते हैं तो हम चुनौतियों को देखने में खुद की प्रतिज्ञा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों की गलतियां गिनाने पे। आपने दूसरों की गलतियां तो गिना दी, पर क्योंकि चुनाव से हमें देखने को मिल रहा है कि आप में कमियां हैं, तो आपकी अपनी प्रतिज्ञा क्या है नए साल के लिए? ओके। मेरा सवाल भी भाटी सर से है। जैसे स्टार्टिंग में आपने पूरी लिस्ट गिनाई एनडीए सरकार की तरफ से जो खामियां हुई हैं, लेकिन जब सर ने आपको अचीवमेंट्स की पूरी लिस्ट दी, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने आपसे बेरोजगारी दर के बारे में पूछा, उसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं था। तो हम जनता कैसे विश्वास करें कि आपकी तरफ से क्या वो स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपके अचीवमेंट्स को आगे बढ़कर दिखाएंगी? ओके और कौन है? आओ बोलो, जल्दी बोलो। मेरा नाम पावनी सक्सेना है। मेरा विपक्ष से सवाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले सर आपने बोला था महिलाओं के लिए कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही पार्टी। सर पहले विपक्ष से ही ये बातें आई थी कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, ऐसी चीज़ें विपक्ष से ही आई थी। और प्लस सर आपने बोला था कि सेक्युलरिज्म की हटाने की बात हो रही है। सर सेक्युलरिज्म हटाने की बात तब होगी ना जब आप दोनों तरफ से कहेंगे। आपके लिए अगर राम मंदिर बन रहा है आप उसके लिए विरोध कर रहे हैं, वहीं अगर मस्जिद बन रही है तो आपको विरोध नहीं करना है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हाँ जैसे बता रहे हैं नया साल में हम लोग नया नया विजन लेकर आए हैं, लेकिन ऑपोजिशन का तो सेम ही चल रहा है। वो 2025 के इलेक्शन में भी आपस में ही कई जगह से सेम ही दोनों मतलब मिलकर स्टार्ट किया, ग्रुप बनाया। और अभी जो 2026 में आ रहा है, फिर देख रहे हैं डीएमके तमिलनाडु में अभी फिर से सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस का मांग हुआ और डीएमके ने मना कर दिया। तो 2026 की शुरुआत हो चुकी है, तो सर सबसे बड़ी बात ये कि यूथ काफ़ी आगे बढ़ रहा है सर। एजुकेशन के मामले में सबको नौकरियां चाहिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि हम एजुकेशन में सर उनकी स्किल्स पे काम क्यों नहीं करते कि लाइक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या कोई भी स्टूडेंट है जो स्किल्स पे चाहता है कि मेरी ये स्किल्स हैं, उस पे काम करे तो वो उस चीज़ में आगे बढ़े। क्या हमने आपको लाया 11 साल होने वाले हैं आपकी सरकार को, क्या आप अभी भी हिस्ट्री को ही लेके रोना रोएंगे या फिर आप जो कर रहे हैं वो बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी अचीवमेंट्स गिनाने के साथ साथ पीछे वाले लोगों के काम गिनाते हैं। जब मेरा कंपैरिजन, मेरी सरकार का कंपैरिजन आप करेंगे तो जाहिर है मुझे पीछे का डेटा दिखाकर आपको आईना दिखाना ही पड़ेगा। सब यंग लोग बैठे हैं, डिजिटल इंडिया का कौन आगे बढ़ा रहा है? एआई के कोर्सेज स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? कंप्यूटर पे कितना ज़्यादा हम लोगों ने तरक्की की है। हब्स बने हैं, हैदराबाद में हब्स बने हैं, महाराष्ट्र में हब बने हैं, बॉम्बे में हब बने, तो काम तो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से। ये नया साल सबके लिए शुभ रहे, एक अच्छी और हेल्दी राजनीति देखने को यहाँ गूंज में भी मिले, इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।